ओके, चलिए शुरुआत करते हैं अब हम 10 के दमदार ट्रेड्स की। सबसे पहले बता देते हैं आपको कार्यक्रम का क्रम। मानस जी और राजेश जी पिछले शो से हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी और सामिल जी भी जुड़ेंगे अपनी टॉप ट्रेड्स के साथ। इसके अलावा मार्केट आउटलुक पर डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव जुड़ेंगे। टेक्निकल्स पर बात करेंगे जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के डायरेक्टर और हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा जी से। और तिमाही नतीजों पर डॉक्टर लाल के ग्रुप सीएफओ और सीईओ वेद गोयल से बातचीत होगी। और नंबर्स के बाद गोदरेज कंज्यूमर श्रीराम फाइनेंस में जोरदार एक्शन क्यों है ये भी समझेंगे। चलिए पहले एक नज़र ज़रा मार्केट की तरफ। दिक्कत वही निफ्टी की, रिकवरी तो है लोअर लेवल से, लेकिन हायर लेवल पर टिकना थोड़ा सा मुश्किल होता है। 25,750 पर आज रेजिस्टेंस मिली, एक जोन बनाया 25,650 नीचे में, 25,750 ऊपर। लेकिन कई स्टॉक्स हैं जहां पर मोमेंटम इस समय शानदार है, जिसमें सबसे ऊपर आपको अब गोदरेज कंज्यूमर करीब 5% ऊपर। आज हमने सुबह मेंशन किया था गोदरेज कंज्यूमर के नंबर्स काफ़ी शानदार हैं। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस, टीटागढ़ रेल, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईआईएफएल फाइनेंस, पीआई इंडस्ट्रीज़, एमसीएक्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर तेज़ी दिखाई देगी आपको। मंदी वाले शेयर्स में आपको पतंजलि एक्चुअली काफ़ी डिसअपॉइंटिंग रहा आज, 4.5% नीचे, मारुति 2.5% नीचे इस समय, और इन्फो एज और बीईएल यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिलेगी। वीरू जी हाँ, ये थी बाजार की अब तक की छोटी सी समरी। अब एक काम करते हैं, यहाँ से जरा पहले कॉल्स को थोड़ा सा देख लेते हैं। आज मेहमानों की कॉल्स क्या क्या है। मानस और राजेश सतपुते जी पिछले कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में भी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके अमित जी और सौमिल मेहता जुड़ चुके हैं। आप सभी को नमस्कार। सौमिल, गुड मॉर्निंग। आपके दो ट्रेड्स। Good morning to everyone, and congratulations to all of us for the World Cup win. Good morning. मेरे दो कॉल्स होंगे। पहला होगा सिंजिन। सिंजिन में जो फ्लैग पैटर्न अभी बन रहा है, मुझे लगता है कि ऊपर की तरफ टूटेगा। 2040 डेली मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है लास्ट वीक। मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी रैली देखने मिलेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 643 पर और टारगेट रहेगा 695 पर। दूसरा स्टॉक है प्रेस्टीज। रियल एस्टेट स्टॉक्स बहुत अच्छे लग रहे हैं और प्रेस्टीज में मुझे लगता है कि एक अप ट्रेंड ऑलरेडी है और ये अप ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पर जो स्टॉप लॉस लगाना है वो है 1730 पर और टारगेट रहेगा 1850 पर। ओके, चलिए सिंजीन आज सुबह हमारी स्पॉटलाइट में भी था। अमित जी के पास चलते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी बताइए आपकी दो ट्रेड्स इस समय की। जी गुड मॉर्निंग अनुज जी। गुड मॉर्निंग वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मेरा पहला ट्रेड रहेगा नैल्को। नैल्को का स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, कंटिन्यूस हाई लोज बन रहे हैं। 2-3 दिनों का हमने यहाँ पे एक पुल बैक देखा था जिसने लगभग अपने ट्रेंड एमआ पे होल्ड किया और वापस एक ट्रेंड यहाँ पे रिज्यूम हो रहा है। तो इसे बाय करें। लगभग 239.50 का प्राइस है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 235 रुपीज का और टारगेट्स रहेंगे 248 के। तो पहला कॉल नैल्को। दूसरा डेफिनेटली कैपिटल मार्केट से एमसीएक्स रहेगा। एमसीएक्स का स्ट्रक्चर कंटिन्यूअसली पॉजिटिव रहा है। पिछले कुछ दिनों से एक यहाँ पे टाइट पुल बैक आया था विद नैरो रेंज कैंडल्स और एक रिजम्पशन ऑफ ट्रेंड हम वापस ट्रेंड एमा से देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 9380 का, 9380 का और टारगेट्स लगभग रहेंगे 9750 के। ओके, एम6 पे एक और यहाँ पे कन्विक्शन मेहमान का चंदन की कॉल थी है। सुबह स्टॉक्स में एनालिसिस भी होता है इसका। मानस, आपके दो ट्रेड्स। तो देखिए, पहले तो बीएससी पे खरीदारी करेंगे। बीएससी में जो लास्ट सेशन था वो काफी बढ़िया था, लोअर लेवल से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला था। आज फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है, तो बीएससी पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 2480 2480 के स्टॉप लॉस से 2600 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी चाहिए बीएससी में। दूसरा स्टॉक टीटागढ़ का है। अगर आप टीटागढ़ में भी देखें तो टीटागढ़ में लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। थोड़ी देर मिनटों पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को रिगेन किया है, तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 909 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 940 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, चलिए तो ये समय अब आपके लिए ट्रेड बीएससी पर। राजेश जी की ट्रेड्स बाकी हैं। राजेश जी बताइए आपकी दो ट्रेड्स। अनुज जी, देखिए मेरी पहली ट्रेड होगी इंडसइंड बैंक पे। इंडसइंड बैंक मुझे लगता है पिछले 3 दिनों से जो कूल ऑफ हुआ, ये अपनी इंपॉर्टेंट क्लस्टर पे खड़ा है। 800 के ऊपर यहाँ पे बाय अभी इंटैक्ट है। स्टॉप लॉस होगा 790 का। इसका स्विंग का टारगेट बनेगा करीबन 830 प्लस का। सेकंड बाय कॉल रहेगा टोरेंट पावर। मुझे लगता है कि पावर सेक्टर में अभी भी जान है। पावर सेक्टर में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है और ये एक अच्छी बात थी। कूल ऑफ के बाद फिर से स्ट्रेंथ दिखा रहा है। सो पावर सेक्टर में से जो टॉपिक होगा वो रहेगा टोरेंट पावर। स्टॉप लॉस होगा 1320 का
और स्विंग का टारगेट होगा 1360 का। तो इंडसइंड बैंक एंड टोरेंट पावर, दीज आर माय टॉप पिक्स। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं, बात करते हैं कुछ नंबर्स की। डॉक्टर पैथ लैब्स की दूसरी तिमाही में मुनाफा 17% बढ़ा है, वहीं आय और एबिटा में 11% की ग्रोथ रही है। हालांकि 31% के साथ मार्जिन का आंकड़ा फ्लैट रहा है। हमारे साथ डॉक्टर लाल पैथ लैब्स के ग्रुप CFO और CEO वेद पी गोयल जुड़े हैं। वेद जी, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके जो नंबर्स हैं उनमें एक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी है, लेकिन आगे जाते हुए खास तौर से एबिटा और प्रॉफिट नंबर्स, ये इनकी ट्रेजेक्टरी कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। सॉरी। सो ये देखिए, हमारे मार्जिन फर्स्ट हाफ में जनरली ज़्यादा होते हैं। इस पर्टिकुलरली Q2 में अभी भी 30.7% के हमारे जो मार्जिन है। ईयरली बेसिस पे मुझे लगता है हमारे जो स्टेबल मार्जिन है, जस्ट लास्ट ईयर में भी हमने अराउंड 28% के मार्जिन दिखाए थे। वो सिमिलर ही मार्जिन वी आर एक्सपेक्टिंग इन दिस ईयर ऑल्सो। इस साल में भी हमारे सिमिलर मार्जिन रहने की उम्मीद है। अच्छा गोयल साहब, मैं मार्जिन से निकल के एक कंपोनेंट पे आना चाहूँगा दैट आपकी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फिक्स एसेट्स की ये श्रेणी में जो एक सब्सटेंशियल जंप है, थोड़ा रीज़न समझाएंगे कि थोड़ा आपका मॉडल में कोई परिवर्तन हो रहा है क्या? है क्या ये, थोड़ा सा समझाएंगे ज़रा। जी, इस बारी हमने एक इन्वेस्टमेंट की है अपनी एक प्रॉपर्टी में, जो कि अराउंड 75 करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट की है। ये हमारी हाई एंड प्रिसीजन लैब एक हम एक्सटेंशन कर रहे हैं उसका, जो दिल्ली में हमारी एक लैब है, नेशनल रेफरेंस लैब, उसी का एक्सटेंशन करने के लिए हमने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की है। अदरवाइज हमारा जो इन्वेस्टमेंट्स है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है। ईयरली बेसिस पे देखेंगे 50-60 करोड़ का कैपेक्स होता है, जो नॉर्मली मेंटेनेंस कैपेक्स है, और जो हम 15 से 20 लैब्स हर साल खोलते हैं उसमें लगता है। बट इस साल में ये एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट हमने की है प्रॉपर्टी में। ओके, अच्छा अब आते हैं वॉल्यूम्स पे और प्राइसिंग पे। देखिए, एक समय से अगर आप देखें इंडस्ट्री प्राइस वॉर झेल रही है, बट अभी इस प्राइस पे, मतलब यहाँ से आगे चलते हुए आपको वॉल्यूम्स और दोनों प्राइस क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है? और प्राइस हाइक के कुछ इंस्टेंसेस आए हैं क्या सर पिछले एक साल में, और अगले एक साल के लिए आपका आउटलुक? देखिए, हमने प्राइस इंक्रीज लगभग अब 3 साल हो गए हैं नहीं लिए हैं, और इस साल में भी हमें नहीं लगता हमें कोई प्राइस इंक्रीज की जरूरत है। अभी हम सोच भी नहीं रहे हैं, इस फाइनेंशियल ईयर में एटलीस्ट कोई प्राइस इंक्रीज ऑन द टेबल नहीं है। गोइंग फॉरवर्ड अगले साल, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, हम कंसिडर कर सकते हैं प्राइस इंक्रीज का। इंडस्ट्री में देखें तो बहुत सारे हमारे कंपटीशन ने और पीयर्स ने प्राइस इंक्रीज लिया है पिछले साल में कुछ, बट हमने अभी प्राइस इंक्रीज नहीं लिया है, और ना ही इस साल में हमारा कोई इरादा है। ओके, अच्छा वेद जी, आपने करीब आई थिंक 3 साल हो गए शायद सबर्बन को आपने एक्वायर किया था। उसका इंटीग्रेशन अब तक काफ़ी अब तो स्मूथ हो गया होगा, आई एम श्योर। अब उसको फुल्ली एब्जॉर्ब कर चुके हैं आप, और कोई और आगे एक्विजिशन प्लान है क्या आपका? हाँ, लगभग 4 साल होने आ रहे हैं अब सबर्बन की एक्विजिशन को। तो सबर्बन का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। इस साल में हमने उनका पूरा IT स्टैक चेंज किया है, वो भी हम लगभग पूरा कर चुके हैं। अभी सब कुछ चेंज हो चुका है वहाँ पे, और उनकी ट्रेजेक्टरी भी जो ऑब्वियसली वो जो हमने डिज़ायर की थी उसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं कि Q4 तक हम डबल डिजिट की ग्रोथ पे सबर्बन को ले आएंगे। तो ओवरऑल ट्रेजेक्टरी पॉजिटिव है सबर्बन की भी, और ऑल इंटीग्रेशन इज डन। ऑलराइट, चलिए बहुत और बहुत नई शुक्रिया। जहाँ तक एक्विजिशन की जो बात है, अनुज जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पे बताया कि हम साउथ में डेफिनेटली एक एक्विजिशन हम देख रहे हैं, और इसीलिए हमने अपनी बुक्स में कैश भी कैरी किया हुआ है। तो साउथ एक एरिया है जहाँ पे डेफिनेटली ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक एक प्लान है। तो हमें उम्मीद है कि साउथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए। अच्छा सर, एक और सवाल पूछूंगा आखिरी में आपसे। आई मीन, वॉल्यूम से बात हुई, प्राइसिंग में बात हुई, टेस्ट पर क्लाइंट्स का ट्रेंड क्या है, थोड़ा सा इस पर फोकस करना चाहूँगा। मैंने कि इंडस्ट्री कितनी और हेल्दी होगी, इस बात का एक बड़ा एक क्रिटिकल फैक्टर होता है, ये एक सूचक होता है।
टेस्ट पर क्लाइंट्स की जो ट्रेजेक्ट्री है वो कैसी रही इस बार और इसका ट्रेंड क्या रहा है पिछले 6 महीने में? सॉरी वीरेंद्र जी, आप रिपीट करेंगे? मैं समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन। मैं टेस्ट पर क्लाइंट, जो क्लाइंट टेस्ट आपका पर, लौट के आता है उस या तो टेस्ट पर पेशेंट हम बोलते हैं, जो हमारा अभी 3 टेस्ट पर पेशेंट पे पहुंच गया, प्रिसाइजली 3.04 पे हम पहुंच गए हैं। तो ये आप देखेंगे कुछ पिछले 2-3 साल में हमारी इसकी 4 से 5% की कंटिन्यूअसली ग्रोथ है। और इसका रीजन एक और भी है, जो कि हमारा स्वस्थ फिट है। स्वस्थ फिट इस साल में हमने अराउंड 27% का कंट्रीब्यूशन है हमारी रेवेन्यू में। स्वस्थ फिट ये जो हम पैकेजेस बेचते हैं उसमें टेस्ट पर पेशेंट ज़्यादा होते हैं, हम ज़्यादा करते हैं एक पैकेज में टेस्ट, तो वो भी एक रीज़न है। और गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है ये टेस्ट पर पेशेंट बढ़ेगा। यहाँ से भी हमारी स्वस्थ फिट की भी जर्नी जो हम देख रहे हैं वो यहाँ से भी अच्छी ग्रो कर रही है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि ये टेस्ट पर पेशेंट गोइंग फॉरवर्ड बढ़ना चाहिए। 4 से 5% की ग्रोथ मुझे लगता है इसमें कंटिन्यू रहनी चाहिए कुछ समय के लिए। ऑलराइट बेद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मार्केट टेक्निकल्स पर बात करेंगे। जीएम फाइनेंशियल सर्विसेज डायरेक्टर हेड ऑफ रिसर्च राहुल शर्मा मौजूद हैं हमारे साथ। राहुल जी गुड मॉर्निंग। वो रैली प्ले आउट हुई बहुत शानदार वाली, लेकिन पिछले 3 दिनों के चार्ट ने क्या थोड़ा वापस तंग किया है? थोड़ा लग रहा है कि नहीं अब ये थोड़ा सा वापस अब हम शायद नेगेटिव साइड की तरफ बढ़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए अनुज जी, जैसे पिछले सोमवार को आपके शो पे बात हुई थी, निफ्टी में 26,000 के ऊपर थोड़ी सप्लाई जरूर है। हमने 1500 पॉइंट का रैली देखा है और एक पुलबैक यहाँ पर डेफिनेटली मार्केट का सेटअप और मजबूत बनाएगा। अब ये पुलबैक जो है ये पिछले 2-3 दिनों से देखने को मिला है। एफआईआईज के शॉर्ट पोजीशन इंक्रीज हुए, कहीं ना कहीं जो फ्रेश बाइंग है हायर लेवल्स पर देखने को नहीं मिल रही है। और मुझे लगता है कि इमीडिएट बेसिस में 25,500 का एक सपोर्ट है निफ्टी के लिए, जहां से एक बाउंस बैक की उम्मीद है। फिलहाल आज के सेशन में निफ्टी का जो डेटा अभी तक जनरेट हुआ है वो साइडवेज है। क्लियर डिसाइसिव ट्रेंड यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। लेकिन अगर हम डेली चार्ट देखें तो तकरीबन 200 पॉइंट का स्लाइड निफ्टी में आने वाले 2-3 सेशन में देखने को मिल सकता है। उसके बाद हमें लगता है कि एक बाउंस बैक का सेटअप बनेगा। लेकिन आई थिंक जो रिलेटिव पोजिशनिंग मिड कैप निफ्टी की है वो काफी मजबूत है। अगर हम जूम आउट करके उसका मंथली वीकली चार्ट देखें तो एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है। तो मिड कैप सिलेक्ट इंडेक्स मान लो या मिड कैप 100 इंडेक्स जो है उसको आप देख लो, दोनों इंडाइसेस में ये सेटअप देखने को मिल रहा है। यानी कि आने वाले समय में, आने वाले 1 से 2 महीने में हमें लगता है कि मिड कैप्स आउट परफॉर्म करके चल सकते हैं। और मिड कैप्स में खास करके हमने देखा है कि लार्ज कैप जब एक थोड़ा सा बैक सीट लेते हैं तो मार्केट का जो रिस्क एपेटाइट है वो मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में दिखता हुआ मिलता है। तो आई थिंक यहाँ पर बड़ा ट्रेड जो है वो हमें मिड कैप्स की तरफ लेना है। ओवरऑल जैसे लास्ट वीक हमने आपके शो में भी कहा था, एक बास्केट बनाकर चले। मतलब उसमें से टॉप पिक हमारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, बीएसई, जिसको हमने सोमवार को भी रेकमेंड किया था। आज भी इनफैक्ट स्टॉक का सेटअप काफी बढ़िया लग रहा है। हमें लगता है कि तकरीबन 2800 तक के लेवल से बीएसई में पोजिशनल बेसिस पर देखने को मिल सकते हैं। और दूसरा जो सेटअप यहाँ पर और एक प्रॉमिसिंग लग रहा है, सुजलॉन में एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है। इनफैक्ट काफी सारे जो स्टॉक्स है मिड कैप स्पेस में रिवर्सल आ रहा है। जो अंडर परफॉर्मेंस थी पिछले 2-3 महीने की, उसे हमें लगता है कि कैचअप रैली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो लार्ज कैप में थोड़ा अवॉइड रहेगा, यहाँ पर मिड कैप से फोकस करके चल सकते हैं, खास करके शॉर्ट टर्म के लिए। अभी भी राहुल जी आप लोगों की रिसर्च में लॉन्ग साइड पे क्या क्या प्लेस्ड है? जी अनुज जी, देखिए जो स्मॉल कैप बास्केट हमने बनाई है उनमें जो स्टॉक्स है तकरीबन 10 स्टॉक का एक हमने बास्केट बनाया है, जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डिफेंस में शिप बिल्डिंग में कोचिन शिपयार्ड, क्यूमिंस इंडस्ट्रीज, डाबर, आइडिया, इंडसइंड बैंक, नेशनल एल्यूमिनियम, प्रेस्टीज, सुजलॉन और यूनियन बैंक। ये 10 स्टॉक्स है जो हमें लगता है कि ओवरऑल निफ्टी मिड कैप स्पेस में सबसे बेस्ट पोजीशन है और आने वाले समय में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा के चल सकते हैं। अब अगर कोई लार्ज कैप आइडिया जहां पर आपको फोकस करना है, खास करके जब निफ्टी में ब्रॉडली थोड़ा सा साइडवेज या ऐसा अनसर्टेनिटी आती है, तो नेस्ले का सेटअप हमें यहाँ पे काफी प्रॉमिसिंग लगता है। इनफैक्ट नेस्ले में एक बुलिश पोल एंड फ्लैग पैटर्न का सेटअप है, जो हमें लगता है कि आने वाले समय में आपको तकरीबन 5 से 10% का अपसाइड शॉर्ट टर्म में दिखा सकता है। तो नेस्ले पे फोकस किया जा सकता है, खास करके शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर। ओवरऑल डिफेंसिव पैक हमें लगता है कि यहाँ पर अच्छा करता हुआ दिख सकता है। ऑल राइट राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर और स्टॉक्स पर बात करने के लिए।
आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ डायमेंशंस कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर अजय श्रीवास्तव मौजूद हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। Good morning. I can see celebrations are on still. अभी तो शुरुआत है, सेलिब्रेशन तो 4 साल चलेंगे। वर्ल्ड कप 83 का वर्ल्ड कप जब हमने जीता था तो 2007 तक हमने सेलिब्रेशन किए थे, 2011 तक सेलिब्रेशन किए थे। अभी तो जीते हैं कल, तो सेलिब्रेशन तो चलेंगे, कोई लंबे समय तक इसीलिए चलेंगे। अगली बार ये मैच को सैटरडे को कराइए ना, मैच को, कि कम से कम सूर्य आराम से उठ तो सके। ये एक्चुअली थोड़ा सा पता नहीं क्या, ये हम ना एक ग्लोबल स्टैंडर्ड एक फॉलो करते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड है एक्चुअली। अमेरिका में ज़्यादातर जो बड़े फाइनल्स हैं वो संडे को होते हैं, पर सैटरडे बिल्कुल फाइनल सैटरडे शाम को होना चाहिए। आई होप इसको कोई सुने, क्योंकि वो हो तो फिर सोने पे सुहागा है, फिर आप संडे आराम से सो सकते हैं अच्छे से पूरा सेलिब्रेशन करने के बाद। दैट आई एग्री। लेकिन देखिए अजय जी, हम तो आ गए ऑफिस, चाहे सेलिब्रेट किया या नहीं किया, उसके बाद भी आ गए, है ना, काम करने के लिए। चलिए बताइए, मार्केट पर क्या व्यू बन रहा है इस समय? मार्केट ठीक है, मार्केट में बॉयंसी है। ये तो आपको पता है अनुज जी, ये सीजन जो है अक्टूबर नवंबर दिसंबर का इंडिया का बेस्ट बाइंग सीजन होता है। तो इस जब बाइंग सीजन के अंदर में तो ऑप्टिमिज्म रहता ही बाय नेचर। शादी होती है, मैरिज सीजन होता है, सेलिब्रेशन होती हैं, क्रिसमस, न्यू ईयर। तो बाय नेचर ऑफ ह्यूमन बीइंग सेंटिमेंट्स ये सीजन हमेशा आपने देखा होगा बॉयंसी का सीजन रहा है। फिर जब हम जनवरी में आते हैं तो थोड़ी सी रियलिटी चेक आता है कि क्या करके बैठे हमने पिछले 3 महीने में। और आपने देखा होगा मोस्टली जो भी आपकी करेक्शन आएंगी जनवरी में आएंगी। तो आई थिंक अगले 2 महीने वेरी क्लैरिटी है कि बॉयंसी रहेगी। और खासकर ये देखते हुए कि जो जीएसटी कट आया है उसके अंदर कितना इम्पैक्ट आएगा। बट मोर देन जीएसटी कट, आई थिंक जो गवर्नमेंट की जो थोड़ी पॉलिसीज हैं लग रही हैं कि दे आर सपोर्टिव ऑफ इकोनॉमी। जैसे पीएसयू बैंक के अंदर में कुछ शेयर होल्डिंग डाइल्यूट करते हैं, दैट शुड बी अ ग्रेट पॉजिटिव। तो बाय एंड लार्ज पॉलिसी फ्रेमवर्क सभी ने भी थोड़ा रोका है ऑप्शंस के ऊपर में हाथ अपना हटाने के लिए। तो अब देखेंगे फ्रॉम द आरबीआई पॉइंट ऑफ व्यू, सेबी पॉइंट, गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉलिसी डायरेक्शंस है काफी सपोर्टिव है। तो इस मूड के अंदर में नेगेटिविटी एक ही है कि अभी भी हमारे शेयर प्राइसेस कई स्टॉक्स की बहुत ज्यादा वैल्यू पे चल रही हैं और वहां से रिटर्न कमाना मुश्किल होगा। तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा। एंड दैट्स ओनली चैलेंज है कि ये मार्केट बहुत ही आपको पेनलाइज करेगी गलत स्टॉक के साथ में, और अच्छे स्टॉक से रिटर्न आएगी। बट पेशेंस के साथ में अच्छे स्टॉक में रहिए। बट ये जेनरिक मार्केट नहीं है कि सब कुछ बढ़ेगा इस मार्केट में। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। नमस्कार, मैं वीरेंद्र बोल रहा हूँ सर। गुड मॉर्निंग। आपने कहा ना सब कुछ, गुड मॉर्निंग सर, सब कुछ एक साथ नहीं चलेगा, आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा। लुक एट बैंक्स में प्राइवेट बैंक नहीं चल रहे इस बार, पीएस चल रहे हैं। बट एनबीएफसीज में आप देखिए क्या शार्प स्विंग है। लुक एट B2, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज श्रीराम फाइनेंस। एनबीएफसीज पे आपका टेक क्या है इस वक्त? देखिए एनबीएफसी में गोल्ड लोन पे तो हमारा स्टेक है काफी है कंपनियों में। गोल्ड लोन कंपनी में हम काफी बुलिश हैं। बाकी जेनरिक एनबीएफसी पे हमारा इतना स्टेक नहीं है। बिकॉज अगर आपको एलोकेशन करना है वीरेंद्र जी, तो हमने एलोकेशन किया हुआ है गोल्ड लोन कंपनीज की तरफ ज्यादा की तरफ है। उसमें 2-3 कंपनीज बेहतरीन है। एक कंपनी का भी टेक ओवर हुआ है प्राइवेट इक्विटी फंड से। दूसरी कंपनी तो लेजेंडरी कंपनी है उस फील्ड के अंदर में, 40 साल की पुरानी है। नए एंट्रेंट आएंगे इस फील्ड के अंदर में, बट जो पुराना होल्ड है वो चलता रहेगा। आपने देखा होगा जैसे सेकेंड हैंड व्हीकल फाइनेंसिंग है, साउथ की कंपनी है वो। आपको पेडिग्री पे जाना है, ये मौसम है पेडिग्री का। खास कर मैं कह सकता हूँ आपको, आपके दर्शकों को, कि आप प्रमोटर का पेडिग्री देखें कि कौन है इस कंपनी के पीछे जैसे। और वहां पे आपको देखना पड़ेगा कि ये जो नई कंपनी आ रही है उसमें बहुत कॉशन मेंटेन करना है। बिकॉज ये नई कंपनियां बहुत ही शार्प यंग प्रमोटर से आ रही है, उनके पास कोई एथिक नहीं है। एक अभी ये कंपनी लिस्ट हुई है, आपने उसका लास्ट ईयर प्रॉफिट आपने एक क्वार्टर के अंदर में दिखाई ऑलमोस्ट ब्रेक इवन। अगली बार जब पहली बार रिजल्ट डिक्लेयर किया आपने कहा 50 करोड़ का लॉस हो गया जी मेरे को, मैंने नया बिजनेस लगा रहा हूं। अरे आपको मालूम नहीं था जब आप आईपीओ कर रहे थे, आपने किसी को बताया, तो सडनली इन्वेस्टर को आपने 50 करोड़ का लॉस थमा दिया जो दिखा रहे थे सपने उसको ब्रेक इवन के। तो उसका लेसन लेते हुए मेरा एक ही कहना है, शेयर से पहले प्रमोटर देख लीजिए, मैनेजर देख लीजिए कौन है, और उसमें से आप इन्वेस्ट करिए। शेयर तो ऊपर नीचे इंडस्ट्री होती रहेगी। गलत प्रमोटर, गलत नीयत का प्रमोटर, ये शार्प प्रमोटर जो आज की कंपनीज के आ रहे हैं खासकर ई कॉम में, जो अनकंट्रोल्ड हैं, ये आपको बहुत पैसा आपका डुबा सकते हैं। तो बी केयरफुल रहिए, मार्केट पे मत जाइए, प्रमोटर पे जाइए। वही एक पहले भी पैराडाइम था, फिर वहीं से आ गया है। बिल्कुल। खैर आपने नाम नहीं लिया, लेकिन हमारे व्यूअर्स समझ गए होंगे आप अर्बन कंपनी की बात कर रहे हैं। आज स्टॉक में ऑब्वियसली प्रेशर भी है काफ़ी, 3-4% का प्रेशर है स्टॉक में। और बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ एक्चुअली, कि एक जब आईपीओ आता है तो एक आप एकदम
सज धज कर आते हैं और उसके बाद एकदम बिल्कुल नंबर पहले नंबर ही इतने ख़राब, और उसके बाद ठीक है वन ऑफ है, हालांकि रिकवरी आ गई लोअर लेवल से। तो लेंसकार्ट में आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं फिर अजय जी? ये इतना डिबेट हो चुका है इसके ऊपर, मैं क्या बोल, नहीं हम नहीं अप्लाई करें लेंसकार्ट के अंदर में। और खासकर अगेन वही सेम पॉइंट है पैराडाइम प्रमोटर का। आपने अपने लिए क्या डील थी आपकी जो प्रमोटर ने, आपने इन्वेस्टर से 8,500 करोड़ की वैल्यूएशन में शेयर 6 महीने पहले खरीदे। इनकम टैक्स भी शायद देख रहा होगा उसको कि अगर कंपनी की वैल्यू 60,000 करोड़ है तो एक डील हुई है एफआईज और इंडियन के बीच में 8,500 की वैल्यूएशन में, तो बाकी क्या परक्विजिट था एज पर लॉ, बाकी किसी ने लॉस बुक किया क्या? आप तो ये जो शार्प प्रैक्टिसेस हैं कि आप आईपीओ लाने से पहले आपने म्यूचुअल फंड बेच के प्रॉफिट बुक कर दिया कि वो दिखा दिया इन्वेस्टर को कि आपने प्रॉफिट। इशू कंपनी का नहीं है, इशू नीयत का है कि आप क्या कर रहे हैं। आप आंख में धूल झोंक रहे हैं, ऑप्टिकली इंजीनियर कर रहे हैं। आपने अपने लिए प्रॉफिट जनरेट किया पी फंड के साथ में 8,500 करोड़ की वैल्यू पे, इन्वेस्टर कह रहे हो 70,000 करोड़ की वैल्यू पे आएंगे। आप क्लैरिफाई करेंगे कभी ऐसी डील हुई है कि इन्वेस्टर ने 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन छोड़ दी और टेबल पे प्रमोटर के लिए? क्या हुआ पीछे से, कैसे हुआ? सो अनुज जी, कंपनी की बात नहीं है। अगेन बैक टू द पॉइंट है कि आपको अगर कंफर्ट ही नहीं है उसके पीछे आदमी के साथ में जिसकी ट्रांसपेरेंसी पे ऑलरेडी इतने इश्यूज खड़े हो चुके हैं, उसमें आप क्या करेंगे? शेयर प्राइस बढ़ती रहेंगी, घटती रहेंगी, 2,500 कंपनी है, हम कहीं और भी कमा लेंगे, बट इंटेग्रिटी के साथ हम इन्वेस्ट करेंगे। इंटेग्रिटी वाली कंपनी नीचे भी जाएगी, ऊपर भी आएगी, डटे रहेंगे। बट जिसकी ये फाइनेंशियल इंजीनियरिंग मॉडल जो है ना, जिनका जो नए प्रमोटर का, उससे हमको दुविधा होती है कि भैया हम नहीं जाते इन कंपनी में, चाहे जो मर्जी रिटर्न आ जाए, प्रमोटर पे कंफर्ट नहीं है, हमारे को अपना पैसा नहीं लगाना वहां पे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल अजय जी, आपके इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ मैं। ये एक अंश बाजार का ये भी पिछले एक हफ्ते से बड़ा डिस्कशन पॉइंट बना हुआ था। खैर आपका एक व्यू मिल गया यहाँ पर। एक दो बास्केट पे और आते हैं जहाँ पे कॉन्ट्रा कॉल लेने का वक्त है। हमने एक्सचेंजेस में, डिपॉजिटरीज में एक प्राइस डैमेज देखा, और इनफैक्ट न्यू जितने भी हाउस हैं उनके प्राइस में एक डैमेज दिखा। वो बात वही थी कि वीकली एक्सपायरी परसिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, जो कि रिड्यूस हो गई थी। लेकिन जो लास्ट ठीक सेबी का है उसके मुताबिक वो जो भी निर्णय होगा डेटा ड्रिवन होगा, और हम एकदम से एक वीकली एक्सपायरी को शट नहीं कर सकते। बहुत एक सही स्टेटमेंट था सेबी प्रमुख का। आपका टेक क्या है यहाँ पे इस वक्त? देखिए हम इन्वेस्टेड हैं एक्सचेंज में कि देखिए ये पॉलिसी डिसीजन अफेक्ट करते रहेंगे प्राइसेस को, बट अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखेंगे, 5-6 साल का होराइजन देखेंगे अगर इन कंपनियों में, ये मोनोपोली है। नई कंपनी एक्सचेंज आ रही है, छोटी सी कंपनी आ रही है, बट आपने देखा है बीएससी को कितने साल लगे मार्केट कैप जनरेट करने के अंदर में और एनएससी से वॉल्यूम खींचने में कम से कम 30 साल, जबकि लीडरशिप थी बीएससी के एक टाइम पे। तो इस इंडस्ट्री में फायदा एक है कि इसमें ज्यादा प्लेयर आ नहीं सकते, रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, और इसके रिटर्न इंडिया की अगर आप देखें, म्यूचुअल फंड ग्रोथ ही इतनी ज्यादा हो रही है तो शेयर भी ट्रेड होंगे, एक्सचेंज पे ही ट्रेड होंगे। तो एक्सचेंजेस के ऊपर तो हमारा काफी बुलिशनेस है कि बिकॉज ये लॉन्ग टर्म प्लेयर्स हैं जो मोनोपोली ट्रेड पे खेल रहे हैं। कभी आके कोई अमेरिकन मॉडल आएगा जो प्राइवेट एक्सचेंजेस अलाउ करेंगे, वो अलग बात है, बट आज की तारीख में अगला 5 साल देखते हुए इससे अच्छा ट्रेड कैपिटल मार्केट में कोई नहीं होगा, बिकॉज ये डायरेक्ट वॉल्यूम रिलेटेड है। इसमें कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती है कि आपके पास चारा नहीं है, आपके एनएससी बीएससी जाना ही पड़ेगा आपके पास। आप डिपॉजिटरी 2-4 ले सकते हैं, आप एएमसी वाले सर्विसेज 2-4 ले सकते हैं, बट एक्सचेंज के अंदर में चॉइस नहीं है। तो अगर आपको कैपिटल मार्केट एलोकेशन है, एक्सचेंज से अच्छी शायद कोई एलोकेशन नहीं मिलेगी। ओके, अच्छा एक आखिरी सवाल, सिंस थोड़ा सा उस बारे में आपने टच अपॉन किया था, लेकिन ये जो आरबीआई का नैरेटिव चेंज हुआ है बैंकों को लेकर, और एक के बाद एक डील अप्रूव करना फॉरेन बैंक्स को यहाँ पर स्टेक लेने के लिए, और अब तो ये बात भी हो रही है कि शायद कंट्रोलिंग स्टेक की भी बात हो और उसको कैप ना किया जाए वोटिंग राइट को, ये टियर 2 पीएस प्राइवेट बैंक्स में कितनी बड़ी और री रेटिंग हो सकती है इसकी वजह से? जबरदस्त री रेटिंग हो सकती है, बिकॉज नॉट ओनली द फैक्ट कि आप ये कंपटीशन जनरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर में, बट ये लार्जर प्लेयर आपको ग्लोबल फॉर्मेट के ऊपर में ले जाके खिला सकते हैं। देखिए ये इंडियन बैंक थी, चाहे एचडीएफसी ले लीजिए, आईसीआईसीआई ले लीजिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने आरबीआई की जो पॉलिसी थी लाइसेंस नहीं देने का भरपूर फायदा उठा के प्रॉफिट जनरेट किया इंडिया में। कहीं है ये ग्लोबल में, आज आप ट्रेड करने जाइए दुनिया में, आपको इनमें से कोई बैंक मदद नहीं करेगी आपकी, आपको कहीं और जाना पड़ेगा मदद करने के लिए। ये बैंकों ने अपने लिए मुनाफा जनरेट किया और अपने शेयर होल्डर्स के लिए किया मुनाफा, अपने एम्प्लॉइज के लिए किया। जब ये नई बैंकें आएंगी विद ग्लोबल इन्वेस्टर्स, तो कम से कम इंडियन एक्सपोर्टर्स को, इंडियन बिजनेसमैन को एक ग्लोबल बैंकर से रिलेशनशिप मिलेगी जो उनको फायदा होगा ग्लोबली। और इसलिए
जो ये कॉन्सेंट्रेटेड बिजनेस था कि हमें कोई चारा नहीं है, एचडीएफसी जाएंगे, आईसीआईसी जाएंगे, उनके पास ऑप्शन आएगी कि अगर मुझे मिडिल ईस्ट में करना है काम तो मैं एक्स बैंक में काम करूंगा, अगर यूरोप में जाना है तो मैं वाई बैंक से काम कर सकता हूँ। ये बहुत ही बेहतरीन री-रेटिंग है और ये कंपनियां काफी तेज बढ़ेंगी बिकॉज इनमें एक मॉडल जो बड़ा क्लियर मॉडल आएगा वो है इंटरनेशनल ग्रोथ का, ना कि जस्ट डोमेस्टिक ग्रोथ का। तो री-रेटिंग होगी अनु जी, अच्छी प्राइस पे मिल रहे हैं, अब भी शेयर मिल रहे हैं इन्वेस्टर्स को अच्छी प्राइस पे इन कंपनियों में, वेरी क्लोज टू एक्विजिशन प्राइस। आप पिगी बैक कर रखिए इसके ऊपर में, गवर्नेंस ठीक रहेगी, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलेगा आपको और ये बैंक का ग्रोथ पैटर्न काफी तेज आएगा। मेरे हिसाब से री रेटिंग होगी और बहुत ही अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है जो टेक ओवर बैंक्स है उसमें इन्वेस्ट करने की। कुछ नहीं करना, आपको पिगी बैक करना है बस। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद जी, हैव अ गुड डे। यू टू, थैंक यू सो मच। चलिए इस शो को यहीं समेटेंगे और इसके बाद शेयर कंजन आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।